हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि आप उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोल सकते हैं और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर ऑपरेंट से आप इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हो। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर एक और नाम क्या बन सकता है इसका, इंस्ट्रूमेंटल से क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप इसको, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हमें बीएफ स्किनर ने दिया था। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहिए या फिर आप क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमें बीएफ स्किनर ने दी है। बीएफ स्किनर साहब ने हमें दी है। ये अमेरिका के रहने वाले थे और हार्वर्ड महाविश्वविद्यालय के अंदर ये एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त थे, जो कि साइकोलॉजी पढ़ाते थे। ठीक है, तो बीएफ स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। ठीक है, तो पहले इनके प्रयोग को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे सिद्धांत की। इन्होंने 1930 के अंदर चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 के अंदर कबूतर प्रयोग करके हमें बताया था कि कैसे कोई भी व्यक्ति जो लर्निंग है वो क्रियात्मक तरीके से करता है, कैसे कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना जो उसका जो व्यवहार है, उसका जो सीखने का तरीका है, वो कैसे सक्रिय अनुबंधन पर निर्धारित होता है। तो ये सभी बातें हमें बीएफ स्किनर ने बताई थी। तो चलिए पहले थोड़ा सा प्रयोग को समझते हैं। अपने प्रयोग में ये क्या करते हैं, सबसे पहले चूहे पर प्रयोग करते हैं और एक चूहे को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, एक चूहे को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो चूहा है ये भूखा था। ठीक है, चूहा भूखा था और जिस बॉक्स में इसको बंद किया था उसको हम स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, स्किनर बॉक्स। ठीक है, स्किनर बॉक्स, या फिर आप इसको समस्यावादी बॉक्स भी कह सकते हो। ठीक है, अब इस बॉक्स के ऊपर बहुत सारे एक्टिविटी करता है ये चूहा। ठीक है, इसके अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई थी कि लीवर लगाया गया था। जैसे ही चूहा क्रिया करते वक्त लीवर पर पैर रखता है तो फटाक से एक रोशनी आती है और प्लेट में उसके पास खाना आ जाता है। ठीक है, स्किनर बॉक्स में स्किनर ने क्या किया, एक भूखे चूहे को रखा और प्रयोग किया कि जो चूहा है वो व्यवहार को कैसे सीखता है। तो वो देखते हैं कि चूहा जैसे ही अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया यानी कि जब वो क्रियाएं कर रहा है, ठीक है, भूख से व्याकुल होकर जब वो क्रियाएं कर रहा है, तो जब उसका पैर जैसे ही लीवर पर जाता है तो लीवर पर जाने से ही एक खटाक की ध्वनि सुनाई देती है और उस ध्वनि के साथ एक तेज प्रकाश दिखता है और उसको कुछ खाना मिल जाता है, कुछ खाना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो स्किनर साहब क्या कहते हैं इस प्रयोग के आधार पर कि अगर आप कोई भी व्यवहार सिखा रहे हैं बच्चे को, या कोई भी व्यक्ति जब व्यवहार सीखता है तो उसमें अनुक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। जैसे मैंने अभी आपको प्रयोग बताया कि चूहा क्या है, क्रियाएं कर रहा है और क्रियाएं करते करते उसका पैर फटाक से लीवर पर जब लगता है तो लीवर पर लगने से एक प्रकाश आता है और उस प्रकाश में ही चूहे को कुछ खाना प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को व्यवहार सिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर पहले उसका रिस्पॉन्स जरूरी है। जब वो रिस्पॉन्स करेगा तब आप उसको पुनर्बलन दीजिए, यानी कि तब आप उसको उस ऐच्छिक व्यवहार जो वो चाहता है वो चीज़ें प्रोवाइड करवाइए, तब वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो पशु पक्षी या जानवर उस व्यवहार को सीख सकता है। जैसे इन्होंने पुनर्बलन के तौर पर चूहे को क्या दिया, चूहे को भोजन दे दिया। अब चूहा भूखा था, चूहे ने भोजन खा लिया, तो अब बार बार जैसे चूहा ये क्रियाएं करता रहेगा तो
चूहा ये व्यवहार सीख जाएगा कि चूहे को फटाक से लीवर पे पैर मारना है, तभी उसको क्या है, खाना मिल जाएगा। तो ये प्रयोग उन्होंने 1930 में किया था। उसके बाद उन्होंने 1943 में यही प्रयोग कबूतर पर भी करके देखा। कबूतर को भी ऐसे ही एक स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, कबूतर को भी ऐसे ही एक स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि की लगी है, जैसे जो कबूतर है वो की पर चोंच मारता है तो उसके सामने प्लेट में कुछ खाने के दाने आ जाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या था, उसका क्रिया करना, ठीक है। पहले वो क्रिया करेगा, उसके बाद ही उसको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। जबकि अगर आपने इससे पहले हमने पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी थी, उसमें तो चलो खैर छोड़ो कि उसमें तो कंडीशन की बात हुई थी कि हम कंडीशन की जो हम कंडीशनल स्टिमुलस दे रहे हैं उसके आधार पर व्यवहार, ऐच्छिक व्यवहार सिखा रहे हैं किसी को। अगर हम थॉर्नडाइक की थ्योरी में क्या था, थॉर्नडाइक की थ्योरी में स्टिमुलस इंपॉर्टेंट था, उद्दीपक इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वहाँ पे थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, भूखी बिल्ली के सामने पहले भोजन लेके आते हैं, ठीक है। उस भूखे बिल्ली क्या करती है, उस भोजन को देखकर क्रियाएं कर रही है, ठीक है। वहाँ पर क्रियाएं इंपॉर्टेंट नहीं थी, वहाँ पे स्टिमुलस इंपॉर्टेंट था कि भोजन को देखकर जो बिल्ली है, कोई व्यक्ति है, वो कैसे क्रियाएं करता है, अपनी कैसे वो ऐच्छिक व्यवहार प्रकट करता है। जबकि स्किनर साहब क्या कहते हैं कि अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है। पहले स्किनर की थ्योरी में उद्दीपक इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पहले चूहे की क्रियाओं को, अनुक्रियाओं को देखा है। जब चूहे का पैर जैसे ही लीवर पर जाता है, जैसे ही कबूतर की चोंच उस की पर लगती है, उस की पर लगने पर ही एक खटाक की ध्वनि के साथ प्रकाश प्रकट होता है और उन्हें खाना मिलता है। जबकि थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक ने क्या दिखाया अपने प्रयोग में कि भूखी बिल्ली के सामने खाना रख दिया और फिर उसकी क्रियाओं को नोट किया। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी को आप एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। थॉर्नडाइक की थ्योरी एसआर थ्योरी है, जबकि जो स्किनर की थ्योरी है वो हमारी आरएस थ्योरी कहलाती है, ठीक है। वो हमारी क्या कहलाती है, आरएस थ्योरी। आर क्या है, हमारा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, और एस क्या है, हमारा स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, ठीक है। आपके स्किनर क्या समझाना चाहते थे, स्किनर अपने प्रयोग से ये बताना चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति को अगर व्यवहार सिखाना है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई व्यवहार सीखना चाहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका रिस्पॉन्स, उसकी अनुक्रिया, ठीक है। यही उन्होंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया है और यहीं से एक और नाम निकल के आता है कि उनकी थ्योरी को हम आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, एसआर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक की है, वहाँ पे उन्होंने उद्दीपक को इम्पोर्टेंट माना है। वो बिल्ली के सामने खाना लेकर आए हैं, तब बिल्ली का रिस्पॉन्स उन्होंने चेक किया है। और यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, पहले वो रिस्पॉन्स देख रहे हैं और अगर वो सही रिस्पॉन्स करता है तभी उसको क्या दे दिया जाता है, पुनर्बलन के तौर पर खाना दे दिया जाता है। तो इन्होंने अनुक्रिया को, रिस्पॉन्स को इम्पोर्टेंट माना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और नेमिंग बन जाते हैं, उन नेमिंग को देख लेते हैं। आप उपनाम बोल सकते हो, कुछ और उपनाम पढ़ लेते हैं ताकि पेपर में हमसे कुछ भी पूछे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। एक उपनाम तो यही हो गया कि हम इसको आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं एसआर थ्योरी में और आरएस थ्योरी में, ठीक है। एक हमने यह भी किया कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी हम इसको बोल सकते हैं। स्किनर जो थे वो एक व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। जैसे वॉटसन भी व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक थे, तो आप लिख सकते हो कि बीएफ स्किनर जो हैं वो व्यवहारवादी हैं, ठीक है। वो क्या है, व्यवहारवादी, ठीक है। बीएफ स्किनर ने जो अपनी आरएस थ्योरी दी थी, ये थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के
अकॉर्डिंग दी थी, ठीक है, उनके प्रभाव के नियम के आधार पर दी थी। क्योंकि थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम था वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको कार्य करने में अगर प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, अगर उसको सुख मिल रहा है तो वो उस कार्य को करता है, और अगर उसको सुख नहीं मिलता उस कार्य को करने में तो वह कहीं ना कहीं उसकी जो अनुक्रियाएं हैं, उसका जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम मैंने थॉर्नडाइक की थ्योरी में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, तो आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हो कि बीएफ स्किनर का जो ये सिद्धांत है वो प्रभाव के नियम पर आधारित है, लॉ ऑफ इफेक्ट पर, ठीक है, प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रभाव के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप स्टार लगा के नोट कर सकते हो। अब हम कुछ उपनाम पढ़ते हैं इसके। देखिए आरएस थ्योरी तो हमें पता चल गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, ठीक है। इसको आप कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी बोल सकते हो। इसको आप अभिकर्मित अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हो, अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। एक और नाम है इसका नैमित्तिक वाद का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कह सकते हो आप, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग से इसको आप सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हो, वो मैंने आपको यहाँ ऊपर बता ही दिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, वैसे तो और भी बहुत सारे नाम बन जाते हैं, जैसे साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हो, ठीक है, व्यवहारात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नाम हम यहाँ पढ़ चुके हैं। बाकी आप इसको समझ लीजिए कि ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, जहाँ पर कार्य की बात आएगी, क्रिया करने की बात आएगी, इट मीन्स वहाँ पर बीएफ स्किनर की थ्योरी की बात हो रही है। व्यवहारात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये तो व्यवहारात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये तो पढ़े हमने कुछ उपनाम और जाना कि बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर कैसे किया था और उन्होंने वहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला था, ठीक है। तो अब हम इनकी कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को पढ़ते हैं। स्किनर ने दो तरह के व्यवहारों के ऊपर चर्चा की है, दो तरह के व्यवहार बताए हैं, तो समझ लेते हैं उनको भी। इन्होंने कहा है एक तो होता है प्रतीकात्मक व्यवहार, और एक होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है। ये प्रतीकात्मक व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं जिसमें प्रतीक, एक तरीके से ये कह सकते हो कि प्रतीक अनुक्रिया करने वाले के सामने होता है, ठीक है। जैसे बाकी सब की थ्योरी में था, ठीक है, जैसे कुत्ते के सामने भी भोजन को लेके आया जा रहा था, ठीक है, जैसे बिल्ली के सामने भी पहले क्या भोजन लेके आया जा रहा था। तो वहाँ पे जो अनुक्रिया है उसके लिए उद्दीपक इम्पोर्टेंट होता है। तो आप नोट कर सकते हो कि प्रतीकात्मक व्यवहार में अनुक्रिया के लिए इम्पोर्टेंट होता है उद्दीपक, ठीक है। यहाँ पे जो उद्दीपक है उसको आप मुख्य कह सकते हो, ठीक है। जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार में उद्दीपक तो उसके सामने होता ही नहीं, पहले अनुक्रिया की बात होती है। इसी को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, इसी को हम इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार में अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनुक्रिया मुख्य है, ठीक है। इन दोनों व्यवहारों में यही अंतर था, ठीक है। अब इन्होंने इन व्यवहार के कुछ विशेषताएं बताई हैं, या फिर ये कह सकते हो कि क्रियात्मक व्यवहार की कुछ विशेषताएं बताई हैं। उनको भी आप व्यवस्थापन, विलोपन, ठीक है, ऐच्छिक व्यवहार, ऐच्छिक व्यवहार, अंतर्नोद यानी कि ड्राइव, ठीक है, ऐच्छिक व्यवहार यानी कि स्पॉन्टेनियस बिहेवियर,
ठीक है, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, विभेदन। ठीक है, तो ये इनकी क्रियात्मक या क्रिया प्रसूत व्यवहार की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। बीएफ स्किनर क्या कहता है कि व्यवस्थापन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी व्यवहार के लिए किसी जैसे आप अगर चूहे का ही प्रयोग देख लें तो चूहे के प्रयोग में भी सभी चीज़ों के स्किनर ने बहुत अच्छे से व्यवस्था की थी। ठीक है, कि जैसे ही बटन दबेगा, जैसे ही लीवर दबेगा, तभी एक लाइट ऑन होगी, तब खाना आएगा। ठीक है, तो किसी भी व्यवहार को हम सीख रहे हैं तो उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कुम्हार अगर किसी घड़े को बनाता है तो पहले मिट्टी की व्यवस्था करता है, उस मिट्टी की क्वालिटी को जाँच करता है, तब जो बर्तन बनाना है उसको अच्छे से शेप देता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक व्यवस्था की बात हो रही है। ठीक है, एक शेप की बात हो रही है। ठीक है, शेपिंग बोल सकते हो। विलोपन में स्किनर कहता है कि अगर किसी चीज़ का विलोपन हो जाए, जैसे चूहा क्या है, लीवर को दबा रहा था तभी उसको खाना मिल रहा था, तो अगर आप उस खाने को, वो जो आप खाना उसको पुनर्बलन के तौर पे दे रहे थे, जो उसको खाना दे रहे थे, आप उद्दीपक दे रहे थे, अगर चूहे को वो देना बंद कर दोगे तो आप क्या देखोगे कि चूहे की क्रियाओं का कहीं ना कहीं विलोपन हो जाएगा, यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे चूहा क्या है, थक जाएगा। इसी को आप खुद के एग्जाम्पल से लेके देखिए। अगर आप बार बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हर बार मेहनत कर रहे हैं, पर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उस चीज़ का, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आपकी वो क्रिया बंद हो जाएगी, आप पढ़ना बंद कर देंगे। तो विलोपन क्या है, विलोपन में व्यवहार में कमी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बात हो रही है ऐच्छिक व्यवहार की। तो स्किनर कहते हैं अगर आपने, ठीक है, पहले बंद कर दिया था रिस्पॉन्स देना, लेकिन अगर आप कुछ समय के पश्चात, मान लो कि अभी कोरोना टाइम था, 2-3 साल से वैकेंसी, 2 साल से वैकेंसी नहीं निकली, अब अगर आप वैकेंसी निकाल देते तो क्या आपका फिर से तैयारी करने वाला जो व्यवहार है, पढ़ने वाला जो व्यवहार है, वो फिर से शुरू हो जाएगा और इस बार आप फिर खूब मन लगा के तैयारी करेंगे, पहले से भी अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस बार वैकेंसी आएंगी। तो बीएफ स्किनर कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने एक बार रिस्पॉन्स देना, आपने जैसे चूहे को खाना दे रहे थे, बंद कर दिया था, लेकिन अगर आप कुछ समय के पश्चात उसको फिर से वही पुनर्बलन देते हो तो आपको एक ऐच्छिक व्यवहार प्राप्त होता है। जिस व्यवहार की आप इच्छा कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम उद्दीपक को दोबारा देते हैं। ठीक है, दोबारा देते हैं कुछ समय के पश्चात और हमें क्या मिलता है, एक ऐच्छिक व्यवहार मिलता है। फिर स्किनर कहते हैं कि ड्राइव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए अंतर्नोद बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपकी आंतरिक प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चूहे के मन में कुछ तो चल रहा होगा कि वो अनुक्रिया कर रहा था, वो या तो उस बॉक्स से बाहर निकलना चाहता होगा, या फिर उसको जो अलग अलग तरीके से बटन या जो भी व्यवस्थाएं की गई थी उनके बारे में कुछ जानना चाहता होगा, उसके मन में कुछ तो होगा। तो ये कहते हैं कि अगर किसी भी व्यवहार को आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपका अंतर्नोद ज़रूरी है, आपका ड्राइव ज़रूरी है। 5वां पॉइंट इन्होंने कहा है सामान्यीकरण। तो ये कहते हैं कि अगर आप, जैसे चूहा उस परिस्थिति के लिए वो व्यवहार सीख गया है कि बटन दबाने पर आपका गेट खुल जाएगा, तो अगर कहीं ऐसे ही किसी और बॉक्स में वो फंस जाएगा तब भी इसी व्यवहार को करने की कोशिश करेगा। तो स्किनर कहते हैं कि व्यक्ति जब एक व्यवहार को सीख जाता है तो दूसरी परिस्थिति में भी वो उसी व्यवहार को प्रस्तुत करता है। ठीक है, व्यवहार में काफ़ी हद तक सामान्यीकरण देखने को मिलता है। फिर बात हुई है विभेदन की। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति व्यवहार सीखता है तो उसके लिए भिन्नता का गुण भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम छोटे बच्चों को प्लस माइनस के सम सिखाते हैं तो उनको इस चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है कि प्लस क्या होता है, प्लस में हम कैसे चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है, कैसे हम इन चीज़ों को टू बोलते हैं, और माइनस में कैसे हम चीज़ों को हटाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, विभेदन में यानी कि भिन्नता का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये थे उनके क्रिया प्रसूत व्यवहार की कुछ मुख्य विशेषताएं जिसकी बीएफ स्किनर ने बात की है। अब उनके व्यवहार में 2 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको सीएल हल के आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत वाली वीडियो में पढ़ाई थी, अभी भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर करवाना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं उन 2 मुख्य बातों को जिस पर बीएफ स्किनर ने
बल दिया है, मुख्य बल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप व्यवहार सिखा रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो है आपका रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, और दूसरा है हमारा पनिशमेंट। ठीक है, इसको आप पुनर्बलन कहते हो और ये है हमारा दंड। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल में मैं चर्चा कर चुकी हूँ आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत के अंदर। ठीक है, अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको मोटे मोटे तौर पे यहाँ समझा देती हूँ कि इन्होंने व्यवहार में दो चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है। एक है पुनर्बलन, दूसरा है दंड, और इसको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, और एक है नेगेटिव। यहाँ पर भी यही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए समझते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन क्या है। तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे से उसका ऐच्छिक व्यवहार करवाना चाहते हो, अगर आप बच्चे से अपना ऐच्छिक व्यवहार करवाना चाहते हो तो आपको उसको सकारात्मक पुनर्बलन देना होगा। सकारात्मक पुनर्बलन में आप उसको वही चीज़ें दे सकते हो जो बच्चे को चाहिए। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो अगर आप उसको नमस्ते करना सिखाना चाहते हो तो आप उसको क्या कह सकते हो, बेटा सभी को नमस्ते किया करो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। तो वो होता है सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, और नकारात्मक पुनर्बलन में हम किसी चीज़ को हटाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा अगर नमस्ते नहीं कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, ठीक है तुझे आज के बाद कभी भी चॉकलेट नहीं दिलवाऊंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को हटाते हैं और यहाँ पर हम चीज़ों को देते हैं, और तब हमें एक ऐच्छिक व्यवहार की प्राप्ति होती है। उसी को हम सकारात्मक पुनर्बलन या फिर नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन में हम चीज़ों को देते हैं, दी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हटा दी जाती हैं। ठीक है, जैसे बच्चे को नमस्ते का एग्जाम्पल लिया है हमने, नमस्ते करवाने के लिए माँ क्या कहती है, चॉकलेट देती है उसको। ठीक है, ये एक सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। अगर वो बच्चा नहीं कर रहा, ठीक है, एक बार दी आपने, आप उसके लिए लाते रहते हो। ठीक है, अब घर में कोई मेहमान आते हैं, फिर आप उसको यही बात बोलते हो कि बेटा नमस्ते कर, चॉकलेट दूंगी। तब अगर बच्चा नहीं करता है तो फिर आप उसको क्या कहते हो, ठीक है तुझे आज के बाद कभी भी चॉकलेट नहीं दिलवाऊंगी। तो वहाँ पर आप कोई चीज़ हटा रहे हो। और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको CL हल वाली थ्योरी में, जब BF स्किनर की पुनर्बलन की अनुसूचियों की बात की थी, वहाँ पर समझाए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अब हम बात करते हैं दंड की। ठीक है, दंड में भी उन्होंने पॉजिटिव पनिशमेंट की बात की है और नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, भाई पनिशमेंट ही हो गया। तो देखिए पॉजिटिव में क्या होता है कि बच्चा मान लो गाली दे दे तो मम्मा जोर से 2 थप्पड़ लगा देती है उसको। ठीक है, आज के बाद तुझे ये व्यवहार नहीं करना, उसको पनिशमेंट दी जाती है और बच्चा समझ भी जाता है, क्योंकि पॉजिटिव कहीं ना कहीं ये दंड मिला है उसको। बच्चा क्या चाहता था, मेरी पिटाई हो। ठीक है, तो थप्पड़ लगा देने से वो क्रिया बंद हो जाना। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव में हम चीज़ों को बिल्कुल ही हटा देते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा आपकी बात मानना बंद कर देता है तो आप माँ क्या करती है, उससे बात करना बंद कर देती है। ठीक है, अब बच्चा मम्मी से बात किए बिना नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। यहाँ पर चीज़ें क्या है, हटा दी जाती हैं लंबे समय के लिए। इस चीज़ से समझ सकते हो आप। ठीक है, लंबे समय के लिए। ठीक है, ठीक है, जैसे आप बच्चे को ब्रश करने के लिए बोलते थे, वो नहीं मानता था। ठीक है, आपने थप्पड़ भी लगा के देख लिया, वो नहीं मान रहा, तो आप क्या कि बेटा तेरे लिए आज से चॉकलेट लाना बिल्कुल बंद, और आपने बंद भी कर दिया। ये उसके लिए क्या है, नेगेटिव। ठीक है, पनिशमेंट दी है आपने उसको एक तरीके से। जैसे स्कूल में बच्चे काम नहीं करके लाते या शरारत ज़्यादा करते तो टीचर क्या करता है, उनको काम दे देता है बहुत सारा। ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे। ठीक है, दंड के तौर पे। तो ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें डिफरेंस इतना ही समझना है। देखिए नेगेटिव पुनर्बलन में तो हम चीज़ें हटाते हैं। ठीक है, जैसे धूप में निकलते वक्त चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है, बाद में उतार भी देंगे, हटा भी देंगे उसको। ठीक है,
तो धूप से बचने के लिए, यानी कि हमने कोई चीज़ हटाने के लिए क्या लगाया था, चश्मा लगाया था, पर वो कुछ समय के लिए था। लेकिन अगर हम दंड की बात करें और उसके नेगेटिव टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें हम लंबे समय के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है, बच्चा बाहर जाके आवारागर्दी करने लग गया है तो आपने उसकी पॉकेट मनी बंद कर दी। ठीक है, तो जब तक आपको उसके व्यवहार में पूर्ण रूप से अच्छा सा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, आप उसकी पॉकेट मनी बंद रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट का प्रकार है। ठीक है, तो ये थे बीएफ स्किनर की थ्योरी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।